प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पिछली 4-5 ऑनलाइन कक्षाओं में आपने नाटक के प्रमुख तत्वों पर विस्तार से अध्ययन किया है और नाटक की कथा वस्तु से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं, जिसमें 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 कार्यावस्थाएँ, 5 संधियाँ और 4 वृत्तियाँ, इनके बारे में भी आपने 2 ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन किया। और पिछली एक ऑनलाइन कक्षा में आपने नाटक की कथा वस्तु को विस्तार से पढ़ा है और दूसरी एक ऑनलाइन कक्षा में आपने नाटक के जो मुख्य पात्र और सहायक पात्र और उनके चरित्र चित्रण पर विस्तार से पढ़ा है। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम इस नाटक के तत्व की इस अंतिम कक्षा में हम इस विषय को समाप्त करेंगे। और इस ऑनलाइन कक्षा में आज हम नाटक के तीसरे तत्व को आरंभ करने जा रहे हैं, कथोपकथन या संवाद, यानी पात्रों के बीच में आपसी जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है, जो संवाद होता है, उसे कथोपकथन कहते हैं। यह नाटक का प्राण तत्व कहलाता है। इसके माध्यम से ही एक पात्र दूसरे पात्र से संभाषण करता है, बातचीत करता है, जिससे उसके मन के विचार अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। मनोवैज्ञानिक चित्रण इनका मूल आधार होता है, यानी उनके मन का मुख्यतः चित्रण करना, मन के विचारों को बाहर प्रकट कराना। ये तत्व भारतीय तत्वों के, यानी भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के जो 4 तत्व होते हैं उसमें अभिनेता एक प्रमुख तत्व है। और अभिनेता के जो 4 अभिनय होते हैं, वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय, उसमें ये वाचिक अभिनय के समान हैं। पाश्चात्य आचार्यों ने कथा विकास और चरित्र चित्रण के लिए कथोपकथन पर विशेष बल दिया है। इसे भी नाटक का एक मूल विधायक, यानी विशेषतः शारीरिक या शरीर तत्व विधायक कहा है कि ये नहीं हो तो नाटक की कथा वस्तु आगे कतई नहीं बढ़ सकती। नाटक के तीसरे प्रमुख तत्व की ओर हम बढ़ते हैं, वो है देश, काल और वातावरण। देश, काल, वातावरण तत्व के माध्यम से तत्कालीन परिवेश को प्रकट किया जाता है। नाटककार को संकलन त्रय, यानी स्थान, कार्य और समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसी तत्व में कथा वस्तु के अनुकूल स्वाभाविक वर्णन आते हैं। नाटक का जो चौथा तत्व है वो है भाषा और शैली तत्व। नाटक के कथानक को भाषा और शैली ही प्रसिद्धि तक ले जाती है। नाटक में पात्रानुकूल, यानी पात्रों के अनुकूल, विषय और प्रसंग के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। भाषा सरल हो, सहज, सुबोध, लालित्यपूर्ण होनी चाहिए। माधुर्य एवं प्रसाद गुणों से युक्त भाषा दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट करने में सक्षम होती है। नाटक का जो छठा तत्व है वह उद्देश्य। नाटक उद्देश्य प्रधान होना चाहिए ताकि इसमें दर्शक, श्रोता और पाठक शिक्षा ग्रहण कर सकें इससे, और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उचित साधनों द्वारा फल प्राप्ति कर सकें। इसी प्रकार का नाटक एक आदर्श नाटक का स्थान प्राप्त करने में सफल होता है। उद्देश्य के अनुरूप पाश्चात्य नाटकों में संघर्ष को भी प्रधानता मिलती है और भारतीय आचार्यों ने इसको ही उद्देश्य के रूप में ग्रहण किया है। नाटक का जो 7वां तत्व है वह है अभिनेता, यानी रंगमंच पर नाटक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, नाटक और एकांकी। नाटक का प्रधान गुण अभिनय होता है। इसका अर्थ है प्रदर्शन करने की क्षमता। इसके अभाव में नाटक की कथा उपन्यास और कहानी बनकर के रह जाएगी। वह दर्शक तक तभी पहुंच सकता है जब नाटक अभिनय के गुणों से युक्त हो। नाटक रंगमंच पर अभिनीत होता है। इसके लिए आवश्यक है कि नाटक के सभी तत्व आपस में सुव्यवस्थित और सुसंगत हों। संवाद छोटे छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए और संप्रेष्य हो, यानी
अभिनेता से दर्शकों तक वह पहुंच जाए, संप्रेषणीय उसको कहते हैं। नाटक में दृश्यों की संख्या भी अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही दृश्य विधान ऐसा हो कि उसे आसानी से रंगमंच पर उपस्थित किया जा सके। भारतीय आचार्यों ने अभिनय के 4 भेद स्वीकार किए हैं: आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, आहार्य अभिनय और सात्विक अभिनय। आंगिक का तात्पर्य अंगों के द्वारा, वाचिक का तात्पर्य वाणी के द्वारा, आहार्य के तात्पर्य वेशभूषा और अलंकरण के द्वारा और सात्विक का तात्पर्य अंतःकरण के भावों का अभिनय। देखिए, इन सभी का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर प्रस्तुत है। आंगिक अभिनय, इसमें पात्र अपने अंगों का उचित संचालन करके हाव भावों का प्रकाशन करते हैं। इसे कायिक अभिनय भी कहते हैं, क्योंकि ये काया यानी शरीर से जुड़े हुए हाव भाव हैं, चेष्टाएं हैं। आचार्यों ने इसके भी 3 प्रकार किए हैं: शारीरिक अभिनय शरीर के अंगों द्वारा, मुखज अभिनय मुख के द्वारा और चेष्टागत यानी हाव भावों के द्वारा अभिनय। दूसरा अभिनय का जो प्रकार है वो है वाचिक अभिनय। वाणी के द्वारा भावों को व्यक्त करना, जैसे क्रोध, भय, शोक आदि की मुख के द्वारा अभिव्यक्ति करना या मुख से विशेष शब्द या ध्वनि का प्रयोग करते हुए अपनी हृदयस्थ बात को बाहर प्रकट करना। तीसरा अभिनय का जो प्रकार है वह है आहार्य अभिनय। जिस पात्र का अभिनय किया जा रहा हो उस पात्र के अनुरूप वेशभूषा धारण करना इसमें समाविष्ट है। जैसे ऐतिहासिक पात्र के अभिनय के लिए उसी के अनुरूप रूप विधान आवश्यक होता है। वेशभूषा के साथ ही अलंकरण, आभूषण, रंगों के प्रयोग आदि से जो हाव भाव या अर्थों के जो संकेत किए जाते हैं वह आहार्य अभिनय के अंतर्गत आते हैं। आर्य का सीधा तात्पर्य वेशभूषा या अलंकरण, और वाचिक का तात्पर्य वाणी के द्वारा, और आंगिक का तात्पर्य अंगों के द्वारा अभिनय। चौथा अभिनय का जो प्रकार है वह है सात्विक अभिनय। रोमांच, कंप, स्वेद, रोमांच यानी रोमावली खड़ी होना, कंप यानी अंगों का कांपना, स्वेद यानी पसीना आना, अश्रुपात यानी आंसू गिरना, मूर्छा यानी बेहोशी होना, यानी मनुष्य शरीर के ऐसे हाव भाव है जिस पर मनुष्य का कोई वश नहीं चलता, वो सात्विक है। ये स्वतः ही प्रकट होते हैं और स्वतः ही तिरोहित होते हैं। भावों एवं मनोविकारों की सही अभिव्यक्ति करना इस सात्विक अभिनय में सम्मिलित हैं। इसमें सूक्ष्म अंतस्थ भावों का प्रकाशन होता है। नाटक का वैसे तो नाटक के 7 ही तत्व माने गए हैं, लेकिन कुछ विद्वान 8वां तत्व भी मानते हैं और ये 8वां तत्व केवल एकांकियों पर लागू होता है। लेकिन लघु प्रकार के छोटे आकार के जो नाटक होते हैं उसमें संकलन त्रय का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यद्यपि नाटक कुछ विस्तृत कथानक पर आधारित होता है, एकांकी में संकलन त्रय का निर्वाह आवश्यक माना गया है, परंतु लघु नाटकों में भी संकलन त्रय का निर्वाह अपेक्षित है। इसमें स्थान, कार्य और काल की एकता का पूरा ध्यान रखा जाता है, अर्थात घटित जो घटना है उसका स्थान और उसके घटने का समय और उसका लक्ष्य यानी कार्य का समन्वित होना चाहिए। इन तीनों में समन्वय और संतुलन होना चाहिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय आचार्य और पाश्चात्य आचार्यों ने जो नाटक के तत्व जो निर्धारित किए हैं, जैसे भारतीय आचार्यों ने 4 ही नाटक के तत्व बताए और पाश्चात्य आचार्यों ने नाटकों के 7 तत्व बताए हैं। इन दोनों के दृष्टिकोणों में थोड़ा सा समन्वय यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ऊपर भारतीय और पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार नाट्य तत्वों का जो विवेचन हमने अभी किया है उससे स्पष्ट है कि दोनों दृष्टिकोणों में कोई मौलिक अंतर नज़र नहीं आता है। पाश्चात्य नाट्य तत्व भारतीय नाट्य तत्वों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। यानी भारतीय आचार्यों ने 4 नाटक के जो तत्व माने हैं, जैसे वस्तु यानी कथा वस्तु, नेता यानी पात्र, रस और चौथा अभिनय। इन चारों में ही पाश्चात्य आचार्यों के 7 तत्व सम्मिलित हो जाते हैं। कथा वस्तु में सम्मिलित, पात्र नेता तत्व में सम्मिलित और कथोपकथन वाचिक अभिनय में और देश काल आहार्य अभिनय में उद्देश्य तत्व रस तत्व में समाविष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः भारतीय दृष्टि रसपरक है और पाश्चात्य दृष्टि उद्देश्य परक है। यही कारण है कि पाश्चात्य नाटकों में चरित्र चित्रण पर अधिक बल दिया गया है, जबकि भारतीय नाट्य दृष्टि अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ और समर्थ है।
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आजकल रंगमंच और अभिनेता को नाटक का सातवां तत्व भी स्वीकार किया जाने लगा है। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। ये जो आपने नाटक के तत्वों पर जो 7 तत्वों पर जो विस्तार से विवेचन किया है और 8वां तत्व संकलन त्रय पर भी विवेचन किया है, इन सभी का निष्कर्ष ये है। इस विवेचन के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि नाटक को दृश्य काव्य के साथ ही पाठ्य या श्रव्य काव्य के रूप में भी आज स्वीकारा जाने लगा है। अब पारसी रंगमंच तो एकदम उठ ही गया है, यानी प्राय उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, वो समाप्त सा हो गया है। फिर भी नाटकों का मंचन और नाटकों की रचना परंपरा अनुसार प्रचलित है। ये कार्य अनवरत प्रगति पर हैं। प्राचीन आचार्यों ने रूपक के जो 10 भेद किए हैं, वर्तमान में उनमें से केवल नाटक ही अत्यधिक अपनाया जा रहा है। अन्य भेदों के नाम प्राय लुप्त हो गए हैं। नाटक में नाट्य तत्वों का पूर्ण समावेश होना चाहिए। वर्तमान नाटकों में अभिनेता और संकलन तरह का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आज नाटक एक प्रसिद्ध विधा के रूप में जानी जाती है, यानी जो अन्य गद्य विधाएं हैं उन सब में प्रसिद्ध विधा के रूप में नाटक माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये नाटक के प्रमुख तत्वों को हमने लगभग 5 ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से पढ़ा है और आपके जो प्रश्न आएगा वो 16 अंकों का आएगा कि नाटक के तत्वों पर प्रकाश डालिए। इन 5 ऑनलाइन कक्षा में जो आपने विषय वस्तु पढ़ी है उन सभी का समाहार इस प्रश्न के उत्तर में आपको करना है, तभी आपके अच्छे से अच्छे अंक आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।